10 नवंबर 2025 शाम 6:45 पर रेड फोर्ट के पास एक सुनहरी मस्जिद जिसकी पार्किंग से निकलती है एक होंडाई i20 गाड़ी पार्किंग से निकलकर सीधे लाल किले के सामने वाली सड़क पर से यू टर्न लेती है और हर शाम की तरह वो भी इस ट्रैफिक में घुल जाती है। शाम 6:52 पर वही कार उसी सड़क पर आती है और एक गेट नंबर 1 के ट्रैफिक सिग्नल के पास वो वहां पर रुक जाती है और फिर कुछ ही सेकंड बाद होता है एक बड़ा धमाका। ऐसा धमाका जिसने न कि सिर्फ गाड़ियों को पलटा बल्कि दिल्ली की शांति को भी चीर कर रख दिया। आसपास की 6 कारें और 3 ऑटो इसकी आग की लपट में आ जाते हैं और यहाँ पर मौजूद ट्रैफिक सिग्नल की लाइट भी बुझ जाती है। मेट्रो गेट पर लगा शीशा भी टूट जाता है और दूर दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं और इनका मलबा लगभग 150 मीटर दूर जाकर पड़ता है। उस वक्त की किस्मत की बात ये रही कि वहाँ पर 2 अलग अलग लोग अपने मोबाइल से शूट कर रहे थे और हमारे बीच अब वे दोनों वीडियो मौजूद है। दूसरे एंगल वाली वीडियो को अगर हम स्लो मोशन करके देखते तो हमें पता चलता है कि ये धमाका कितना ज्यादा विशाल था। कैमरा उनके हाथ से गिर जाता है तथा बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ से हिल जाते हैं और साथ ही साथ स्थानीय दुकानदारों का ये भी कहना था कि हमने आज तक इतनी खतरनाक और इतनी विशाल आवाज कभी भी नहीं सुनी। भयंकर धमाका है, बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। कहा जाता है कि विस्फोट की आवाज 2.5 किलोमीटर मौजूद आईटीओ तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली के फायर फाइटर के पास कॉल जाता है जिसमें से वो उनको 7 ट्रेडर्स को वहाँ से रवाना करते हैं। आई विटनेस का कहना है कि ब्लास्ट होने के 10 मिनट के बाद पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और 7:15 पर एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद थी। चांदनी चौक के स्थानीय लोग बिना किसी देरी किए मदद करने लगे और साथ ही साथ एम्बुलेंस आने से पहले ही उन्होंने घायलों को ई रिक्शा में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचा दिया गया था। इस हादसे में लगभग 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए जिन्हें तुरंत LNJP हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह कि 8 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया और अब तक 13 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। धमाके की सूचना के बाद वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, NSG तथा फोरेंसिक टीम वहीं पर पहुंच जाती है। जांच जारी है लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी एजेंसी ने ये नहीं बताया है कि ये धमाका किसने करवाया और क्यों करवाया। मृतकों में से 6 की पहचान हो चुकी है जिसमें से एक यूपी का लोकेश जो अपने बेटे की सास से मिलने आया था, जिसमें से दूसरे नंबर वाला है पंकज सैनी जो कि एक यहाँ पर कैब ड्राइवर था। अमरोहा के DTC कंडक्टर जो कि अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर पर जा रहे थे। चांदनी चौक में कपड़ों की दुकान पर काम करने वाले दिनेश मिश्रा, ई रिक्शा चालक मोहम्मद जुमान जो कि अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। रात के करीब 10 बजे होम मिनिस्टर अमित शाह LNJP हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसके बाद वो जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर पहुंचते हैं और फिर वो बयान देते हैं। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। लेकिन इस बीच भारतीय मीडिया सोर्सेज में कुछ ऐसी खबरें चल रही है जिन पर हम अभी भी यकीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि केस पूरा होने के बाद भी ये न्यूज बदल जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक i20 कार थी, उसका नंबर ये था जो कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। द हिंदू के अनुसार ये गाड़ी किसी मोहम्मद सलमान के नाम की थी जो कि गुड़गांव का रहने वाला था। सलमान ने यह गाड़ी देवेंद्र नाम के एक शख्स को भेज दी। देवेंद्र ने यह गाड़ी अंबाला में भेज दी जिसके बाद ये गाड़ी कई हाथों से निकलती गई। कुछ रिपोर्ट्स में पुलवामा के तारीख के बारे में भी जिक्र है लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसे कोई भी आधिकारिक रूप से टेररिस्ट अटैक नहीं बताया है लेकिन सरकार इसे टेररिस्ट अटैक के रूप में देख रही है। इसके हमारे पास 2 संकेत है। पहला तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर थे तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत बड़ी साजिश है, के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरा ये है कि दिल्ली पुलिस ने इसकी FIR UAPA में दर्ज करवाई। अब जांच NIA को सौंप दी गई है जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब मन में ये बात आती है कि इसका फरीदाबाद के साथ क्या कनेक्शन है। उसी दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने साथ मिलकर 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप ये था कि वे जैश-ए मोहम्मद और AGH के लिए काम कर रहे थे। श्रीनगर के नौगाम इलाके में JEM के स्पोर्ट के पोस्टर लगाए गए थे जिसके बाद वहाँ की CCTV फुटेज चेक की गई जिसके बाद एक से एक नाम सामने आते गए। डॉक्टर आजिद मदिल जिसके लोकर से AK-47 बरामद होती है। जिसके बाद डॉक्टर मुजीद अहमद जो की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डिटेन किया करता था। मुजिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के एक किराए के घर पर छापा मारा गया जिसके अंदर से 300 से ज्यादा विस्फोटक मिले। अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है। बाद में यही मात्रा बढ़कर 3000 तक पहुंच गई। ये साफ बताता है कि बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिल्ली का ब्लास्ट और फरीदाबाद का मॉड्यूल भी आपस में जुड़ा हो सकता है। इस नेटवर्क में कुल 4 डॉक्टर बताए जा रहे हैं जिसमें से एक महिला डॉक्टर अभी गिरफ्त में है। इसमें से 2 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लेकिन उबर नमी जिसको कहा जाता है कि ये पुलवामा का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला भी है और अब ये गायब था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस i20 को उमर नमी ही चला रहा था
और ब्लास्ट में उसकी भूमिका की जांच चल रही है। साथ ही साथ उसकी मां के डीएनए का सैंपल भी लिया गया है ताकि देखा जा सके कि कहीं वो मृतकों में तो शामिल नहीं। दोस्तों, ये पूरी घटना बहुत ही ज्यादा दुखद है। ऐसे इंसान जिनका कोई कसूर ही नहीं था, वो अपनी मेहनत के लिए अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन कभी भी वो दोबारा घर पर नहीं लौट पाए। ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरी है शांति, समय और एकता। लेकिन अब सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फरीदाबाद तक 3000 किलो विस्फोटक कहां से पहुंचा। उम्मीद करते हैं कि जांच अच्छी तरीके से होगी और देश को इसका जवाब भी मिलेगा।